पॉलिटिक्स यानी कि सियासत, सत्ता तक पहुंचने का वो रास्ता जिन राहों पर किसी को दशकों तक ठोकर खानी पड़ती है तो कोई बहुत जल्दी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। कोई इस सफर को अकेला तय करता है तो किसी के लिए उनके साथियों से बढ़कर कोई और नहीं होता। यूं तो राजनीति में बनने, बिगड़ने और साथ निभाने, दूर जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, लेकिन राजनीति की इस रवायत को एक कवि के शब्दों में अगर आकार दें तो तुम्हारी वाक पटुता के नकार में जन्मा इतना सा वाक्य ही मेरा तर्क है कि संविधान और कानून का फर्क दरअसल हाथ और साथ का फर्क है। बस इसी फर्क का सार समझाने के लिए मैं अदिति नागर आज आपके सामने फिर लेकर आई हूं पॉलिटिकल कॉरिडोर का नया एपिसोड, जहां आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के गेम में बी टीम के रोल की। आपके साथ मैं ये भी इसके तमाम बातों के साथ ये समझाऊंगी आपको कि दिल्ली में होने वाले चुनाव के दंगल में कौन किसकी बी टीम है, कौन सी टीम वोट कठुआ है और कौन सी पार्टी किसका गेम खराब कर सकती है। अच्छा, दरअसल ये तमाम बातें शुरू करने से पहले एक बात समझनी होगी। आपको जब ये पता होता है कि कहीं पर चुनाव शुरू होने वाला है तो आप सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंडा, अपना एक मानस तैयार करती है कि हम जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, किन मुद्दों की बात करेंगे। उसके बाद वो बैठक करती है, प्रत्याशी तय करती है और चुनाव में उतार देती है। शायद सभी को यही लगता है कि चुनाव यही है, लेकिन इसके पीछे है असली कहानी। सिर्फ प्रत्याशी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारना ही नहीं, उसके अलावा आज की राजनीति में यह भी तय करना है कि इंडिपेंडेंट्स कैसे उतारे जाएं। और आपने हाल ही में देखा होगा पिछले कई चुनाव में अलग अलग राज्यों में इंडिपेंडेंट्स की एक बड़ी फोर्स, यानी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरते हैं, जो जीत कर आते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। ये तमाम चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आप देखिए कि एनसीपी और शिवसेना वहां की दो लोकल रीजनल बड़ी पार्टी थी, लेकिन एनसीपी दो फाड़ हुई, शिवसेना दो फाड़ हुई। इसके पीछे भी कहानी थी और नतीजे आपके सामने हैं। एनसीपी ने कांग्रेस का वोट नहीं काटा, एनसीपी ने खुद का वोट काटा। शिवसेना ने बीजेपी का वोट नहीं काटा, शिवसेना ने भी खुद ही का वोट बचाया और खुद ही का वोट काटा, यानी कि शिंदे से अपना वोट बचाते हुए अपना वोट काटा। बीजेपी को कोई नुकसान इस पूरे खेल में नहीं हुआ। तो दरअसल अब चुनाव में पर्दे के पीछे के जो पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को समझने के लिए आज हम इस पॉलिटिकल कॉरिडोर के एपिसोड में बात करें। अब कहते हैं कि किसी के लक्ष्य को हासिल करना हो तो प्लान बी बनाना भी बहुत जरूरी है। आप लोग भी अपने जीवन में प्लान बी जरूर रखते हो, तो सियासत में भी प्लान बी होता है। सियासत भी इस कहावत से अछूती नहीं, लेकिन सियासत में ना सिर्फ प्लान बी होता है बल्कि राजनीतिक दलों का बंटवारा भी इस तर्ज पे होता है। हालांकि ये बात और है कि सियासत में कोई भी पार्टी खुद को बी टीम मानने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन राजनीतिक रस्साकशी में कभी जाने अनजाने तो कभी इरादे के साथ पार्टियां किसी न किसी की बी टीम बन ही जाती, कभी खुद को फायदा पहुंचाने के लिए, कभी किसी और को। और ऐसे में दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे प्लेयर्स की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। दिल्ली में सजे राजनीति के मंच को जरा समझिए। मुकाबला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस भी इस मुकाबले में दावेदार है, लेकिन इनके साथ यहां उत्तर प्रदेश की मायावती भी आपको मिलेंगी, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आपको यहां पर दिखेंगे और हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी भी आपको नजर आएंगे। अब दिल्ली के चुनाव में इनका जनाधार भले ही कुछ ना हो, लेकिन सियासी रूप से ये दल किसी को नफा तो किसी को नुकसान जरूर पहुंचाने वाले हैं। और आज से पहले भी जब जब ये मैदान में उतरे हैं तो नफा नुकसान किसी न किसी को जरूर पहुंचा है और इसीलिए कई बार इनको तमगा भी मिला है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बी टीम बनने का। और राजनीति की रवायत ही यही कहती है कि एक का नफा दूसरे का नुकसान कराता है। नफा और नुकसान की इसी खेल में अगर कोई पार्टी किसी को इस कदर असर पहुंचाए तो वो सत्ता परिवर्तन तक बात पहुंचा देती है।
तो वो उसके विरोधी की बी टीम कही जाने लगती है। अब आप माने या ना माने, लेकिन बी टीम के इसी तमगे के एक बड़े दावेदार है चंद्रशेखर। आपको याद होगा कि ये हरियाणा के चुनाव में भी उतरे थे। सियासत में इनको नई नई कामयाबी मिली है। नगीना सीट से सांसद बनकर अपनी ताकत दिखाई है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे थे। वहां पर बसपा भी चुनाव में उतरी थी और तब ये देखा गया था कि बसपा वर्सेस नगीना के सांसद जरूर है, लेकिन बड़ी राष्ट्र पार्टी को कहीं पर नुकसान हुआ तो किसी को फायदा हुआ। लेकिन कुछ खास वैसे नहीं कर पाए अपने लिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भी चंद्रशेखर जाति जनगणना को लेकर भीड़ इकट्ठा कर चुके हैं और अब तक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुके हैं। अब दिल्ली में पैर जमाने की कोशिश कर रहे चंद्रशेखर के टिकट बंटवारे का पैटर्न देखकर भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर का फोकस दिल्ली के अंदर दलित और मुस्लिम वोटर्स को साधने पर है। दिल्ली में दलित और मुस्लिम वोटर भारी संख्या में जो सत्ता से बाहर और सत्ता के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को और नेताओं को कर सकते हैं। अब देखिए, उम्मीदवार, अगर हम बात नगीना के सांसद की और उनकी स्ट्रैटेजी की कर रहे हैं, तो उम्मीदवार भले ही उन्होंने सिर्फ 9 सीटों पर अभी तक उतारे हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम चेहरों पर भरपूर दांव लगाया जा रहा है। वजह मैंने अभी आपको बताई। चंद्रशेखर के 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 4 प्रत्याशी दलित हैं और अब तक चंद्रशेखर 3 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार चुके हैं, जबकि इन 9 में से सिर्फ 2 प्रत्याशी सामान्य हैं। यानी एक दौर में जिस वोट बैंक पर मायावती की नजर रहती थी, उसी वोट बैंक को छीनने की कोशिश में चंद्रशेखर दिल्ली में भी चुनावी समर में उतर रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर चंद्रशेखर कामयाब होते हैं या कितने नाकाम, ये बात तो वक्त के साथ नतीजे वाले दिन साफ होगी। लेकिन मुस्लिम और दलित मतदाता अगर चंद्रशेखर की बातों में आते हैं तो वोटों का बंटवारा हो, तो जिस पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा वो चंद्रशेखर को बी टीम करार दे देगी, ये तय है। और सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं जो दलित वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, मायावती भी हैं जो दिल्ली के चुनाव में एकला चलो की राह पर है और उनका फोकस भी दलित वोटर्स पर ही है। लेकिन सवाल उठता है कि अकेली मायावती दिल्ली के चुनाव में कितना असर दिखा पाए। इसके लिए मायावती और दिल्ली के सियासी रिश्तों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो दिल्ली के चुनाव हुए उसमें क्या बसपा का पैटर्न रहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इम्पैक्ट इस चुनाव में भी दे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो उसके वोटिंग प्रतिशत में लगातार गिरावट हो रही है। ये आपको अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो समझ आएगा। जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुजन पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 0.71% वोट मिले थे। उससे पहले 2015 का अगर जिक्र करें तो चुनाव में मायावती ने 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, उनके प्रत्याशियों ने, पार्टी ने, तब 1.3% वोट उन्होंने पाए थे। और अगर 2013 की बात करें तो उनकी पार्टी ने 69 सीटों पर 70 में से प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा और तब वोट परसेंटेज था 5.35% वोट उन्होंने हासिल किया था। अब पिछले चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं, लगातार उनके वोटों के ग्राफ में गिरावट होती आई और बीएसपी दिल्ली में अपनी मजबूत जो मौजूदगी कायम करने में उनको बहुत कठिनाई सामने अभी भी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर बीएसपी इस बार अपने प्रदर्शन में थोड़ा सा भी सुधार कर पाती है तो इसका असर न सिर्फ चुनाव के नतीजों पर नजर आएगा, बल्कि बात सियासी नफे और नुकसान तक भी जा सकती है। अच्छा देखिए, दरअसल चाहे फिर चंद्रशेखर का जिक्र हो, चाहे मायावती का जिक्र हो, उनको उनके दिल्ली में पता है कि अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो उनको सीटें पाने में कठिनाई होगी। लेकिन फिर भी वोट डिवाइड करने के लिए, वोट स्प्लिट करने के लिए वो इस मैदान में है। और जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में होती हैं तभी ये कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, सत्ता का या जीत का या हार का, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ सकता है। वजह देखिए, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक
ज़्यादातर माना जाता है कि झुग्गी झोपड़ी है, उसके अलावा मिडिल क्लास है और उसमें बहुत भारी संख्या में एससी वोट बैंक है या फिर मुस्लिम वोट बैंक है। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में उतरती हैं और थोड़ा भी वोट स्प्लिट होता है, यानी कि ये पार्टियां आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करती हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में दिक्कत हो सकती है, उनके नतीजों में भी ऊपर नीचे आंकड़े हो सकते हैं। क्योंकि बसपा का मुख्य वोट बैंक दलित समुदाय है और फिलहाल ये वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ नजर आता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इस वर्ग से कुछ वोट हासिल करते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और ऐसे में अगर बसपा दिल्ली चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो आम आदमी पार्टी के इस वोट बैंक पर हाथ उसको धोना पड़ सकता है या कहीं ना कहीं कुछ सेंधमारी की झलक उनको देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आएगा आने वाले समय में अगर ऐसा होता है, और जिससे उसकी चुनावी संभावनाओं पर भी असर पड़ेगा। जाहिर तौर पे 70 सीटों में अगर सेंधमारी होती है तो चुनावी संभावनाओं पे असर आएगा। और देखिए, चुनाव में मायावती की जोर आजमाइश का असर कुछ ऐसा होगा कि दलित वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी का असर घटेगा, जाने या अनजाने में ही सही, लेकिन इसका फायदा जैसा मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिलेगा। और फिर मुस्लिम वोट बैंक पे हम कांग्रेस का भी जिक्र आगे करेंगे और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के किसी ना किसी की बी टीम वो कहलाएगी, ये भी तय। और दिल्ली के इसी चुनावी दौड़ में हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और वो मुस्लिम वोट बैंक पर जाहिर तौर पे सेंधमारी करेंगे। अब मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पक्ष में है अभी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी कमर कसी है केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक में या 8 से 10 सीट जो मुस्लिम बाहुल्य हैं उन पर टारगेट करने के लिए। अब देखिए, वैसे तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ओवैसी की नजर सिर्फ 10 सीटों पर है। वो 10 सीटें जहां मुस्लिम मतदाता बहुत मायने रखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है उसमें कौन कौन सी वो सीटें हैं? मुस्तफाबाद है, सीलमपुर है, बाबरपुर है, मठिया महल है, बल्ली मरान है, चांदनी चौक, ओखला, सीमापुरी, सदर बाजार और जंगपुरा सीट भी इसमें शामिल है। अब देखिए, AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाइक ने ये कहा कि इन सभी सीटों पर 2 से 3 दिनों में उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। मुख्य तौर पर AIMIM उन मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चुनाव लड़ना चाहती हैं जहां फिलहाल आम आदमी पार्टी का दबदबा है। कभी इन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस भी खुद 8 से 10 सीटों पर ही फोकस कर रही है जहां मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स हैं। वो चाहती है कि वो धीरे धीरे दिल्ली में अपने वोटर्स को वापस ले, जिसकी शुरुआत वो मुस्लिम वोटर से करना चाहती है। जब कांग्रेस का फोकस ये था तब भी यही माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में क्या सेंधमारी होगी, क्या कांग्रेस कामयाब होगी। और अब AIMIM के प्रत्याशी जब उतरेंगे तो फिर एक बार आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी होना निश्चित नजर आ रहा है। यानी कि एक तरफ मायावती दलित वोट स्प्लिट करेंगी, सेंधमारी आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में, दूसरी तरफ कांग्रेस और अब AIMIM। लेकिन ओवैसी का यहां से चुनाव में उतरना आपको नुकसान और कांग्रेस की राह को आसान भी कर सकता है। ये पैटर्न तय करेगा, आगे की स्ट्रैटेजी तय करेगी, क्योंकि जिन 10 सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतार रही है वो सभी पिछले 2 चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी के पास है। कुल मिलाकर सारी पॉलिटिकल पार्टियां आम आदमी पार्टी को रोकने की पूरी तैयारी में है। वो जीते या ना जीते, कांग्रेस खुद जानती है कि वो इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की सीटों के नंबरों को कैसे कम करे, केवल और केवल उसकी स्ट्रैटेजी में लगी हुई है। एक बार फिर अगर हम AIMIM का जिक्र क्योंकि यहाँ पर चल रहा है, तो AIMIM जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है उन पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे में वो हार और जीत का फैसला करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और 10 सीटें बड़ा आंकड़ा है। 70 वाली विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से इस बार चुनाव लड़वा रही है। वहीं बीजेपी ने तरविंदर सिंह मरवा और कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है।
ऐसे में अगर AIMIM इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो जंगपुरा की चुनावी लड़ाई और रोमांचक मोड़ ले सकती है। और मनीष सिसोदिया पार्टी के एक बड़े चेहरे, पॉलिटिकल चेहरे के तौर पर हैं और जिसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड के तौर पर। वैसे AIMIM का मानना है कि दिल्ली चुनाव में उनकी पार्टी किंग मेकर भी बन सकती है। किंग मेकर कौन होता है? किंग मेकर वो होता है कि जिसकी प्रेजेंस से चुनाव के नतीजे इफेक्ट हो या जिसके साथ मिलकर ही चुनाव में हार जीत के बाद सरकार बन सकती है। फिर भी AIMIM के दिल्ली के चुनावी दंगल में कूदने से मुस्लिम वोट बैंक बंटने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार M फैक्टर किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस पूरे चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी का फोकस या तो दलित वोट बैंक पर है या मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन ओवैसी अगर आम आदमी पार्टी के वोट काटता है और कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो भाईजान है वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आए। लेकिन ये देखना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक जो स्प्लिट होगा, इन तमाम चीजों का सीधा सीधा फायदा या इनडायरेक्टली फायदा अगर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। अब सवाल ये है क्यों होगा, ये भी समझा देते हैं। अगर पूरा का पूरा एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी को चला जाएगा तो वो उसकी बड़ी ताकत है। लेकिन अगर वही एक मुश्त वोट स्प्लिट हो जाएगा तो ना तो AIMIM को फायदा होगा ना ही कांग्रेस को, लेकिन नुकसान जरूर आम आदमी पार्टी को होगा। और इसी का तोड़ अरविंद केजरीवाल ने तब किया जब उन्होंने पुजारियों की स्कीम लेकर आए। पुजारियों की स्कीम में 18,000 रुपए की सैलरी का अनाउंस किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी, AIMIM, कांग्रेस, ये तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक पे स्प्लिट या सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र निकालकर वो लेकर आए। अब हम ये तमाम बातें कर रहे हैं, इनका नतीजा क्या होगा, जमीन पे वो कितना पेनिट्रेट कर पाएंगे, जनता के बीच में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने मुद्दे लेकर जा पाएंगे, उसका इम्पैक्ट 8 फरवरी को नजर आएगा नतीजों के रूप में। लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं कि किसके चुनाव लड़ने से किसका नफा और किसका नुकसान होगा। अब दिल्ली के चुनाव से पहले सीन कुछ ऐसा है कि कोई किसी की बी टीम बन रहा है तो कहीं पुराने साथियों का हाथ छूट रहा है। मेरा इशारा बिखरते हुए इंडी गठबंधन की तरफ है, क्योंकि दिल्ली चुनाव पास के आए कांग्रेस के हाथ में हाथ डालकर चलने वाले दल आम आदमी पार्टी के साथ हो गए। अभी दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, बंगाल वाली दीदी ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की मशाल भी केजरीवाल की राह में उनको रोशन करती हुई दिखा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, उसका पंजा अकेला ही पड़ गया। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आपको बताई, वो केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करके आम आदमी पार्टी को रोकने की तैयारी। अब ऐसे में ये बी टीम कांग्रेस को नफा पहुंचाएगी या नुकसान, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी ये घमासान आसान नहीं होगा। बीजेपी का अपना आधार है, उसकी आधार को मजबूत कर रही बीजेपी बाकियों को मजबूर भी कर सकती है। लेकिन इस सियासी जंग में दिल्ली का क्या हाल होगा, इसे कवि हिमांशु वाजपेयी इन शब्दों में पिरोते हैं। न खाता न बही है, जो तुम बोलो वही है, न्यूज़ ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। मगर मेरे शहर के हैं सवाल कुछ, जनता अपने सवालों का जवाब नेताओं के भाषण में ढूंढ रही है। लेकिन बीजेपी के चाणक्य अपनी रणनीति से जनता के हर सवाल का जवाब सिर्फ बीजेपी को साबित कर देना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी मोर्चा संभाले हुए हैं, जैसे वो अक्सर दूसरे राज्यों में करते हैं। मोदी की तरह शाह भी अपने अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश के साथ की। अमित शाह का ये कार्यक्रम करीब 30 लाख की आबादी और 20 सीटों को ध्यान में रखकर किया गया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने भी झुग्गी झोपड़ियों के नेताओं के साथ मुलाकात करके शुरू की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में
मौजूद झुग्गी झोपड़ियों वाली 3000 कॉलोनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। और ये अमित शाह की एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। हरियाणा में भी जाकर उन्होंने कार्यकर्ता, जो अलग अलग इलाकों के कार्यकर्ता जो हेड थे, उनसे बातचीत की थी। और अभी मैं आपको बताऊं कि जो अशोका रोड है, 11 अशोक रोड, वहां पर अलग अलग बूथ स्तर पर जो बूथ के जो नेता हैं उनको बुलाकर दिन रात बातचीत चल रही है, जिससे कि बूथ के नेता या पन्ना प्रमुख की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उनको भी बुलाया जा सके। झुग्गी झोपड़ियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चाणक्य जो अमित शाह हैं, उनकी रणनीति आज की नहीं है। पिछले 7 से 8 महीने पहले से कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ी वालों से मिल रहे हैं और अब जो नेता हैं अमित शाह, वो शीर्ष नेतृत्व भी तमाम जो कॉलोनियों के प्रमुख हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई इस बैठक का मकसद झुग्गी झोपड़ियों के वोटर्स को अपने पाले में लाने का था। तो जब मैंने आपसे ये कहा कि अमित शाह ने, जो पार्टी के चाणक्य हैं, उन्होंने सीधा सीधा टारगेट उन झुग्गी झोपड़ियों पर किया जिसका पूरा का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मिलता आया है कम से कम 1 दशक से, तो अब उसकी सेंधमारी की तैयारी जो 8 महीने से चल रही है, उस पर खुद अमित शाह जाके उनसे मिल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में पता लगेगा। ये वोटर अभी तक आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी इस बार इन वोटर्स को अपने साथ करने में पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से जुटी हुई है। इस कोशिश में पिछले कई महीनों से दिल्ली के सांसद, विधायक, दूसरे नेता, सीनियर कार्यकर्ता झुग्गियों में जाकर रात बिता रहे थे, दिन में उनके साथ भोजन करते थे, उनकी परेशानियों को समझते थे। करीब 2 दर्जन नेता हफ्ते में एक रात झुग्गी में ही बिताते रहे, अलग अलग झुग्गियों में जाके उनकी परेशानियों को समझते रहे और यहाँ रहने वाले लोगों की समस्याएं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको ये भी वादा किया कि वो मैनिफेस्टो में शामिल की जाएंगी और सरकार बनने पर उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया। जहां झुग्गी वहां मकान के नारे बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में 1675 फ्लैट्स झुग्गी वासियों को सौंपे। किसी का भी सपना अपने खुद के घर का होता है एक जीवन में। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो घर घर जाकर सभी झुग्गी वालों को कह दें कि उन्हें भी इसी तरीके का पक्का मकान दिया जाएगा, और ये पक्का वादा किया। दिल्ली में करीब 675 झुग्गियां क्लस्टर हैं, जिनमें से 18-20% पूर्वी और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में है। इन झुग्गियों में करीब 30 लाख लोगों की आबादी है, जिनमें से करीब आधे वोटर भी हैं। नरेला, वजीरपुर, आदर्श नगर, राजेंद्र नगर, मॉडल टाउन, बदरपुर, संगम विहार, मादीपुर, शालीमार बाग, किराड़ी और मटिया महल जैसी करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां झुग्गियां हैं। तो दिल्ली के इस पूरे दंगल में एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ बाकी पॉलिटिकल पार्टी, और सब आम आदमी पार्टी को किसी न किसी तरीके से सत्ता तक आने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी हर दिन बीजेपी के तर्ज पर ही नए कैंपेन्स, नए वादे, नए नारे और नए बयानों के साथ उतर रही है। अब कौन किसके साथ होगा, कौन किसकी बी टीम होगा, फिलहाल ना ये आपको पता है ना ये हमको पता है, लेकिन ये तय है कि इस बार इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये दिल्ली का दंगल पिछली बार की तरह एक तरफा होता नजर नहीं आ रहा। इसकी उम्मीद काफी कम है। अब सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी को घेरेबंदी करे हुए हैं और ये पहली बार है जब दिल्ली का चुनाव, देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव इतना रोचक मोड़ पर आ पहुंचा है। आज से पहले दिल्ली का चुनाव कभी इतना रोचक नहीं था। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिल्ली के दंगल के बस इतने ही दांव। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारत 24।